गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल डीजे केमिस्ट्री वाला में। स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का तीसरा पार्ट है, लेक्चर 3 है। लेक्चर फर्स्ट में हमने सीखा था कि रिएक्शन को कैसे लिखना है, सेकंड में हमने सीखा बैलेंस कैसे करना है, तीसरे में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट ए परफेक्ट केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कैसे बना जाए जो एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, परफेक्ट हम इसलिए बना रहे हैं। देखो, अब तक मैंने आपको ये बताया था कि आप ले लीजिए, जिंक ले लीजिए। तो जिंक मिलता कैसा है? सॉलिड मिलता है, लिक्विड मिलता है, गैस मिलता है, कैसा मिलता है कि नहीं? तो हमको ये भी बताना चाहिए कि जिंक कैसा है, सॉलिड है, यानी कि सॉलिड पर रिएक्शन हो रहा है। ओके गाइस, जिससे कि सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि जिंक सॉलिड लेना है मेरे को। ठीक है, तो हम रिएक्शन को परफेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना, बस केमिकल रिएक्शन में कुछ इंडिकेशंस और ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कुछ इंडिकेशन। तो व्हाइल इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करना है हमारे पास? हमें इंडिकेट करने के लिए हमारे पास तीन बातें हैं। हमारे पास इंडिकेट करने के लिए तीन बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है फिजिकल स्टेट। पहली बात है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले बात यही है कि फिजिकल स्टेट लिखना है। किसकी लिखना है? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। फिर दूसरी बात यह है कि हमें कंडीशन लिखना है। क्या लिखना है? कंडीशन। कंडीशन क्या कंडीशन होती है भाई? कंडीशन वो जिसके अंडर में रिएक्शन चल रही है। तो अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो कंडीशन लिखना है जिसके अंदर में कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। अब इसके बाद, कंडीशन के बाद हमें तीसरा लिखना है हीट चेंज। चेंज इन हीट। क्या करना है हमको? चेंज इन हीट भी बताना है कि हीट का चेंज कैसे हुआ। ठीक है, हीट इन चेंज इन हीट कब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की तीन स्टेट आपने पढ़ा है। कौन कौन सी स्टेट पढ़ा है? सॉलिड, लिक्विड और क्या पढ़ा है आपने? गैस। सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट? ऐसे एक ब्रैकेट लगाएंगे और सॉलिड को रिप्रेजेंट कर देंगे एस से, लिक्विड को एल से और गैस को जी से। इसमें एक न्यू टर्म है, इसमें तीन न्यू टर्म है। सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अगर कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करना है कैसे? एक्यू, एक्वस से। ठीक है, इसको फुल फॉर्म होता है आपका एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस का मीन्स हुआ कि वो सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि किस तरह से अगर आप जिंक की रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल जिंक की रिएक्शन कराते हैं आप किससे? H2SO4 से। तो आपका बनता है जिंक सल्फेट प्लस H2S क्या करती है आपकी? इवॉल्व होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग कहां से कहा था? मैंने कहा पहले हमें एक सही रिएक्शन लिखना है। सही रिएक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो हमारा ये रिएक्शन कैसा है? बैलेंस्ड है ना? चेक कर लिया, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब इसके बाद लिखना है इनका, सबसे पहले क्या लिखना है? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट आपका जिंक कैसा मिलता है? फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। अब इसको आप यहां ब्रैकेट लिखा के सॉलिड लिख सकते हो या फिर आप यहां नीचे सॉलिड लिख सकते हैं। H2SO4 जो होता है सॉल्यूशन बनाया जाता है किसमें? वाटर में। जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे तो प्रिपरेशन सीखेंगे H2SO4 की, तो वाटर में सॉल्यूशन बना के H2SO4 तैयार होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्वस। जिंक सल्फेट, क्योंकि ये एक्वस मीडियम, जिंक और ये एक्वस मीडियम था, तो जब रिएक्टेंट बनेगा तो यहाँ क्या होगा? ये एक्वस, और H2 क्या बनेगी? आपकी गैस। तो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
गैस के लिए खास इंडिकेशन और यूज किया जाता है इस तरह से ऊपर की तरफ ये एरो करके कि ये गैस थी, इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपली ऐसे भी किया जाता है कि ये गैस है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन और लेते हैं, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप किससे कराते हैं, CO2 से कराते हैं, तो आपका बनता है CaCO3 प्लस क्या बनता है आपका वाटर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, यस ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो ठीक है, अदरवाइज हम कर लेते। स्टूडेंट ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं आप, लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर। तो इसको कैसे लिखना है, ये लाइम वाटर है तो क्या हुआ, लाइम वाटर है, वाटर शब्द आ रहा है तो ये एक्वस है। CO2 क्या होती है आपकी, गैस होती है, गैस को कैसे, है ना, और ये क्या है CaCO3 क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट, है ना, क्या होता है ये प्रेसिपिटेट। एक्चुअली ये भी एक सॉलिड फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट का मीन ये है कि जब आप बाथरूम में आप देखिएगा कि जो नहाने के बाद जो साबुन जमता है ना, वाटर में साबुन देखा होगा तो कैसे वो सॉलिड जैसे पार्टिकल्स अलग अलग रहता है, तो उसी को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को सिंपली PPT भी लिख देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सॉलिड से। ओके, आपका ये वाटर है, ये तो आपका लिक्विड है ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट्स को भी शो कर दिया जाए तो हमारा रिएक्शन परफेक्ट रिएक्शन की तरफ जाने लगता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कंडीशंस की, कि क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो वो किसी ना किसी कंडीशन पर होता है। हाई प्रेशर पर कर सकते हैं, लो प्रेशर पर, टेम्परेचर चेंज देखते हैं, कैटालिस्ट की प्रेजेंस देखते हैं। इन सब की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में कराया जा रहा है, किस तरह से कराया जा रहा है, तो किस कंडीशंस में, कंडीशंस क्या हैं, तो कंडीशंस आपकी क्या हो सकती हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशन हो सकती है आपकी टेम्परेचर, कि उस रिएक्शन को कराने के दौरान आपने टेम्परेचर क्या लिया, पीएच हो सकती है, जैसे हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है एक फिक्स्ड पीएच पर होती है, पीएच थोड़ा चेंज हो जाता है हमें तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर के पास चल देते हैं। तो उसी तरह से आपका टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। इसी तरह से आपका हो गया पीएच, इसी तरह से आपका हो गया क्या, प्रेशर, कि किस प्रेशर पर कराई जा रही है टेम्परेचर। और आप इसको टेम्परेचर आप दो तरह से बढ़ा सकते हैं, है ना, टेम्परेचर आप दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो आप हीट दें, कैसे हीट दें, हीट इन फॉर्म ऑफ हीट, आप हीट करें सब्सटेंस को, किसी भी वे में हीट कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं थर्मल, थर्मल एनर्जी। हीट को क्या बोलते हैं आप, थर्मल एनर्जी। और इसका इंडिकेशन होता है क्या, डेल्टा। अगर कहीं आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, आपने टेम्परेचर दिया 100 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो आप थर्मल एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब हीट करके दे सकते हैं, उसके लिए डोनेशन करते हैं डेल्टा, और ये रहता है आपका केल्विन में। दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है टेम्परेचर का, दूसरा टेम्परेचर ये हो सकता है कि आप सनलाइट से एनर्जी दें, भाई सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से भी चीजें गर्म हो जाती हैं, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप सनलाइट, है ना, सनलाइट को। अब सनलाइट को यूज करोगे तो यहाँ पर सनलाइट के लिए यूज किया जाता है आपका HNu, और इसको बोलते हैं आप फोटो केमिकल एनर्जी। ओके गाइस, HNu फोटो केमिकल एनर्जी। तो आप टेम्परेचर का चेंज हीट थर्मल एनर्जी से कर सकते हैं, फोटो केमिकल एनर्जी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट पीएच रहता है हमारा, फिर क्या रहता है हमारा, प्रेशर रहता है, और हमारा रहता है इंपोर्टेंट कैटालिस्ट, है ना। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं ये आगे पढ़ लेंगे, इनकी प्रेजेंस में कराया तो बस ये होते हैं, इनकी ये होते हैं, और इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, इसका डिकम्पोजिशन जो कराया जाता है, ये डिकम्पोज होता है, KClO3 डिकम्पोज होता है आपका KCl में और प्लस इसमें O2 में। तो मैंने कहा पहले भैया रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखा है, सही लिखा है, क्या ये बैलेंस है, नहीं जी ये बैलेंस नहीं है, ये O3 है, यहाँ O2 है, फिर 2-3 हो रहा है, 2-3 हो रहा है ना। तो आप क्या करें, आप क्या करें, 2-3 हो रहा है तो आप डायरेक्ट 6 करके कर सकते हो, ठीक है, आप 6 करके कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है करेंगे तो बाद में, हमने कहा ना
कौन सा लोअर रेशियो लेना होता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहीं आ जाएगा। तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इसको बैलेंस कर लीजिए, के और सीएल तो बैलेंस है, तो ये 3 है, तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितना हो गया 6, तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट से लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या रहता है सॉलिड, ये भी क्या रहता है सॉलिड, और ये भी क्या रहती है गैस। लेकिन अब लिखना होगा कि ये डिकम्पोज कैसे क्यों है, भाई टूटा है तो तोड़ने के लिए किसी के लिए एनर्जी देनी है, तो इसके लिए एनर्जी कौन सी दी होगी आपने, थर्मल एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। और थर्मल एनर्जी के साथ साथ इसमें एक कैटालिस्ट यूज किया जाता है, वो जो होता है वो होता है आपका MnO2, ठीक है गाइस। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चैप्टर आपके लेक्चर 1 में। अब इसमें देखते हैं, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपना, ठीक है ना। लेकिन ऐसी तो नहीं, रात में तो बना नहीं लेते, अब ये क्यों कहते हो दिन में बनाते हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कौन कौन हेल्प करता है इसमें, क्लोरोफिल। तो फिर एरो पर लिखना होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, H फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में, और कौन करवाता है, क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट आप समझे कि आपको कंडीशंस किस तरह से लिखना होता है, कंडीशंस हमेशा एरो के ऊपर या नीचे आप कंडीशन को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम चेंज इन हीट पर, कि आप चेंज इन हीट पर, अभी हमारा परफेक्ट रिएक्शन नहीं हुआ है, अभी परफेक्ट होने के लिए अभी हमारा एक चीज और रह गया है, चेंज इन हीट। तो किसी केमिकल रिएक्शन को होने में एक हीट का चेंज होना ये 100% होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर में क्या करते हैं जी, चाशनी बनाते हैं, है ना, शुगर सिरप बनाने के लिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप बर्फ डाल देते हैं ना, वो अपने आप बन जाता है, फिर उसको स्टर करते रहते हैं, घुमाते रहते बन जाता है, नहीं जी, मना किया जाता है ना, कि भाई अगर आपको शरबत बनाना है तो पहले बर्फ मत डाल देना चीनी में, वो घुलेगी नहीं। भाई ऐसा क्या होगा, घुलेगी नहीं, भाई उसका रीजन है, जो चीनी का घुलने का जो प्रोसीजर है वो है एंडोथर्मिक, मतलब उसको हीट चाहिए, हीट चाहिए। अगर आप हीट उसको देते हो तो वो पॉजिटिव वे में जाएगा और सिरप जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ना कि उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा चेंज इन हीट दो तरह का दिखेगा रिएक्शन के दौरान। हो सकता है कि वो रिएक्शन क्या करे, हीट एब्जॉर्ब करे, है कि नहीं, उस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो, और हो सकता है क्या हो, हीट इवॉल्व हो, यानी कि हीट निकले। तो वो दो बातें हो सकती हैं, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है और हीट इवॉल्व हो सकती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज या इज नोन एज, क्या कहते हैं हमने, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, इनका नाम है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है, रिलीज होती है, उन रिएक्शन को कहते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों टाइप हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक्चुअली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो लिखेंगे नहीं, मैंने पहले ही कह दिया इस तरह के नोटेशन, तो इनके लिए कोई एक नोटेशन यूज किया जाएगा। तो देखो स्टूडेंट इसको समझते हैं, एंडोथर्मिक को और एक्सोथर्मिक को कैसे लिखना होता है। मान लो आपका कोई रिएक्शन है, मान लो आपका रिएक्शन है, आपको मान लो कार्बन से ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनता है CO2। तो इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन कार्बन को छोड़ो, हम यहाँ पर कोई फ्यूल ले लेते हैं, मैथिल ले लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं घर में, आप मान लो गैस ही ले लो, गैस जो आपके सिलेंडर में LPG गैस ले लो, आप क्या करते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हो, तो ये क्या बनता है आपका, हाइड्रोकार्बन्स निकल के जाते हैं और आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, जिससे आप क्या करते हैं, खाना मिलता है। तो उस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, तभी तो हम खाना बना पा रहे हैं। जब हीट इवॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की साइड में पॉजिटिव साइन लगा के और वहां लिख देते हैं क्या, हीट। अगर हीट इवॉल्व होती है, यानी कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो राइट हैंड पर प्लस साइन लगा के क्या लिख देंगे हम, हीट। और इसका मतलब ये समझेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट का इवॉल्व होगा।
दूसरा, अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, किस में करूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। ओके स्टूडेंट, ये रिएक्शन बैलेंस था क्या, नहीं, इसको कर लेते हैं, पहले अधूरा रह गया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ है, ये कर लेते हैं 2, तो आई थिंक अब ये बैलेंस है। ठीक है ना, अब ये हमारा परफेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, कंडीशन इसका कोई होता नहीं है, केवल यहाँ हीट चेंज होता है। इस रिएक्शन को देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2, क्या ये रिएक्शन, सबसे पहले काम मैंने कहा बैलेंस्ड है, यस ये रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस्ड है। अब इसके बाद इसका दूसरा फिजिकल स्टेट्स लिखना होता है, ये क्या थी आपकी, गैस थी, ये भी क्या थी, गैस थी, ये भी क्या है, गैस है, ये क्या है आपका, लिक्विड है। इसी तरह से यहाँ क्या है, ये सॉलिड है, ये क्या है आपका, सॉलिड है, और ये क्या है आपकी, गैस है। ये इतना डाटा लिख लिया। अब इसके बाद कंडीशंस पर जाते हैं, किसकी, तो इसमें कोई कंडीशन होता नहीं, फिर देखते हैं हम चेंज इन हीट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ अमाउंट हीट चाहिए। तो हीट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इसको चाहिए, खुद को चाहिए, रिएक्शन को चाहिए, रिएक्शन देगी तो एक्सोथर्मिक, रिएक्शन लेगी तो एंडोथर्मिक। तो जब एंडोथर्मिक होता है तो इसमें पॉजिटिव साइन लगता है यहाँ पर, और इसे लिखते हैं प्लस हीट। ओके स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट के साथ प्लस का साइन लगा के हम हीट लिख दें, तो ये डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि रिएक्शन क्या है आपकी, एंडोथर्मिक। अब एक और, अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें, एक पैटर्न और होता है लिखने का, एक तो ये हो गया पैटर्न प्लस हीट माइनस प्लस हीट करके, एक और पैटर्न होता है जिसको लिखते हैं हम ऐसे करके, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। स्टूडेंट मैं पूरा फुल डिटेल से करा रहा हूँ, हर एक लेक्चर को पूरा ही बता रहा हूँ, हाँ कोई भी चीज को नहीं छोड़ रहा हूँ। बेशक लेक्चर लंबा हो जाता है लेकिन चीजें पूरी कुछ भी नहीं छोड़ रहा, कोई भी एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि इसके लिखने के दो तरीके, यहाँ तो ऐसे लिख सकते थे आप प्लस हीट करके कि 23 किलो कैलोरी, इतना कैलोरी, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे डेल्टा H इक्वल टू करके। तो गाइस इसको समझना है, मेरी बात सुनो, आप इसको इधर से इधर लाएंगे, राइट टू लेफ्ट लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस हीट, इसमें ये लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर कहीं आपको निगेटिव दिख रहा है, डेल्टा H इक्वल टू निगेटिव दिख रहा है, तो इसको क्या समझेंगे आप, यहाँ क्या हुआ था, इवॉल्व हुई थी, तो इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट, अगर इसको इधर ले लो, आप इसको इधर ले लो, निगेटिव साइन के साथ आएगा, जो साइन है उसी साइन के साथ रख दो आप, ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो निगेटिव साइन वाले को क्या बोलते हैं आप, एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक क्यों, ये दोनों की टर्मिनोलॉजी में से निगेटिव घट रहा है एनर्जी, तो इसका मतलब इनका एनर्जी घट रहा है तो बाहर एनर्जी निकल रहा है। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में देखो, यहाँ एनर्जी जुड़ रहा है, तो मतलब ये एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक। ये क्या हो गया आपका, एंडोथर्मिक। ठीक है गाइस, इस तरह से हम रिएक्शन करते हैं कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो इस तरह से फुल डिटेल से हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है, नोट डाउन, और इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं आप, एक परफेक्ट रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक कवर अप हो जाता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कर रहा हूं जिसमें हमारा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। चलिए, जिनको आ जाए अच्छी बात है, वो कोशिश करें, खुद से बैलेंस करने का, पूरा सब कुछ लिखने का कोशिश करें, नहीं तो हम तो करा ही रहे हैं। ओके, तो पहला रिएक्शन मैं लिखता हूं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2, भाई किसी चीज को बर्न करना है ना, तो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, अब इसको बर्न करना है, तो देखो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ इस रिएक्शन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी हाइड्रोकार्बन, सब कहोगे आप हाइड्रोकार्बन्स क्या है जी सर जी, तो देखो हाइड्रोकार्बन अभी तो नहीं पता, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा तब 100% आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन है क्या। बस मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपको C6H12 यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह का कुछ दिख जाए, ग्लूकोज दिख जाए, इस तरह का, C बहुत सारा हो, H बहुत सारा हो, तो इस तरह की रिएक्शन का शॉर्टकट ये है कि आप क्या करो, हमेशा ही इसमें जो निकलेगा वो निकलेगा आपका CO2, और क्या निकलेगा आपका वाटर, और प्लस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। ओके, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है फ्यूल को बर्न करने से, जिस तरह से, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ इस रिएक्शन को हमें बैलेंस, अभी मेरा रिएक्शन लिखा है, अभी मैं इसको इसे बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करूंगा, तो देखो याद रखना, यहाँ पर जितना हाइड्रोजन हो उसका आधा क्या निकाल देना है आपको, वाटर,
रिएक्शन तुरंत बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी हाइड्रोजन हो उतना उसका आधा क्या निकाल देंगे, वाटर। तो अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। सी कितना है हमारा 6, सी 6 नहीं है, आप कर लो, आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, अभी बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर कर दो, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 6। रिएक्शन विद इन सेकंड रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। अभी रिएक्शन परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सॉलिड, यहाँ पर क्या लिखना है, गैस, यहाँ पर क्या लिखना है, गैस, यहाँ क्या लिखना है आपको, लिक्विड। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा CuSO4 का रिएक्शन। मैं करा रहा हूँ किसके साथ, NaOH के साथ। तो मेरा जो बनेगा यहाँ पर बनेगा Na2SO4 प्लस क्या बनेगा आपका CuOH का होल ट्वाइस। ओके तो स्टूडेंट रिएक्शन मैंने करेक्ट रिएक्शन लिख लिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या रहता था हमारा, अगर कोई आयंस चेंज नहीं हुआ, देखो ये आयंस चेंज नहीं हुआ है तो इसको सिंगल यूनिट मानते थे, ये भी चेंज नहीं हुआ सिंगल यूनिट मानते थे। तो इस तरह से हम आगे करते हुए चले जाते थे। फिर उसके बाद कहते थे कि मेटल को सबसे पहले तो मेटल को बैलेंस कर लेते हैं, Cu1 Na2 तो इसका मतलब ये 2 करना पड़ेगा। अब इसके बाद किसको बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन को, पर ऑक्सीजन इंडिविजुअल तो है नहीं तो सीधा सीधा SO4, तो SO4 आई थिंक ये रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड रिएक्शन है। समझ रहे हैं स्टूडेंट इन रिएक्शन को। तो ये CuSO4 कैसा होता है, एक्वस, वाटर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ये भी क्या होता है आपका एक्वस, ये भी क्या होगा आपका एक्वस, और ये भी क्या होगा आपका एक्वस। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट है हम रिएक्शन करा रहे हैं किसका, अमोनिया का NH3 का, और NH3 का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CuO के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो बनता है वो बनता है Cu प्लस N2 प्लस H2O। चला इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। ये होता है हमारा गैस, ये क्या होगा हमारा सॉलिड, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा गैस, और ये हमारा लिक्विड। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। तो Cu एक है, मेटल को करना है सबसे पहले, मेटल Cu एक है। अब चेक करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना जा रहा है 2, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अब आपका नाइट्रोजन भी 2 हो गया। ओके, ऑक्सीजन कितना है आपका 1, वहां ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 6। इसका मतलब यहाँ पर कितना करना होगा आपको 3। अब हो गया 6 तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 3, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो यहाँ कितने का 3 का। तो आई थिंक ये रिएक्शन क्या हो गया, ये बैलेंस। तो ओके गाइस, तो इस तरह से हमको रिएक्शन करना है। अब तक हमने सीख लिया कि परफेक्ट रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर चूंकि सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम सिखाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, इस तरह की रिएक्शंस के बारे में फुल स्टडी बिल्कुल ऐसा एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से कराएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।